नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगे विक्रमार्जित राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता। सिंह का जंगल में ना तो कोई राज्याभिषेक होता है और ना ही किसी संस्कार से उसे राजा घोषित किया जाता है, ना बनाया जाता है। उसके अंदर प्रतिभा होती है, इच्छा शक्ति होती है, ताकत होती है, उसकी प्रतिबद्धता है, वह शक्तिशाली है, इसलिए उसे राजा माना गया है, उसने स्वयं को राजा बनाया है। ठीक है ना। इसीलिए आपको भी स्वयं ये मान लेना है कि आप जीतने के लिए बने हैं, इस धरती पर जीतने के लिए आपका जन्म हुआ है, तभी आप विजेता कहलाएंगे। और विजेता बनने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करनी पड़ेगी। वीडियो 2018 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वीडियो 2018 के हम प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। पहली पाली का 22 दिसंबर 2018 वाला हम लोग प्रश्न पत्र हल कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरी पाली का प्रश्न पत्र हल करेंगे, सामान्य हिंदी का, और धीरे धीरे क्या करेंगे कि सारे विषय उठाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रश्न पत्र कई चैनलों पर हल किए गए हैं, लेकिन यहां पर जो प्रश्न पत्र हल होंगे उसमें प्रयास ये रहेगा कि आप इस पेपर को हल करते करते ही जो विषय आप यहां प्रश्न पत्र के रूप में हल कर रहे हैं, आधी तैयारी तो आप उसी में कर लें। ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ये पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। बाकी जो व्याख्यात्मक रूप से पूरे नोट्स वगैरह, जो क्लास नोट्स वगैरह जो मिलेंगे, उसके लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमने आपको पूरी जानकारी दे ही दी है। आप ऑफिस में पता कर सकते हैं, दिए गए फोन नंबर पर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए खैर ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे या उन्हें डाउट होगा। मच्छरों के प्रकोप की बात हो रही है और हमें शिकायत पत्र लिखना है। 4 ऑप्शन हम देखेंगे अगर सीधे सीधे, तो शिक्षा विभाग के किसी व्यक्ति का मच्छर से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को मच्छर तो भगाने के लिए कम से कम कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो केवल हमारा एक आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? अब पहले क्वेश्चन समझिएगा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है ना, कैसे होता है? स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है ना, व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि वो कहलाते हैं स्वर। ये तो हमारा हो गया आंसर इसका। अब किस तरीके से? ऐसे आप समझें कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ये व्यंजन लिखा है का, लेकिन ये अपने मूल रूप में नहीं है। मूल रूप इसका क्या है? जब इसमें हलंत लगा होगा, और हलंत का मतलब क्या होता है कि आधा अक्षर जो होता है, ठीक है, और जब इस का के साथ में जब हमने स्वर आ लगाया तब ये क्या बना जाके? तब ये बना का। बात क्लियर हो गई? तो इसीलिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता से उच्चारण तो होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। आधा का हम कैसे बोलेंगे? तो उसे पूरा करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जो स्वरों में व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? आप लोग समझ रहे होंगे कि लगभग उच्चारण स्थान से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, तो ये आपको बहुत विस्तार में चीजें देखनी होती हैं, क्योंकि जितने आपके पास वर्णमाला में अक्षर हैं उनसे संबंधित कई चीजें आती हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है ना, उच्चारण स्थान, और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो सब पूछी जाती हैं। तो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये पूरा पक्का करना बिल्कुल से जरूरी हो जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तालव्य।
ठीक, ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, या इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अभी हम लोग पीछे देख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं पहले से ही, कि हमने आपको बताया था कि हमने लिया का और प्लस आ, ठीक है ना? तो क्या है ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, ठीक है ना? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहेंगे? तो क और आ मिलके क्या बन जाएगा? का बन जाएगा। बताइए समझ में? उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें होती हैं और इन्हें हमें यह समझ के चलना होता है पहले से। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया जाए, इसीलिए कहा जाता है कि ऑफलाइन जरूरी होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कि कॉन्सेप्ट क्या है ना? आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसके विषय में हम पिछली पेपर में भी हम बात कर चुके हैं। स्वर संधि को हमें पहचानना है, ठीक है ना? स्वर संधि क्या होती है? जब स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तब स्वर संधि होती है। छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, बड़ा छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाती है, बड़ी 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 बनाती है, छोटी छोटी बड़ी, इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है ना? और व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन के साथ में व्यंजन मिल जाए या व्यंजन के साथ में स्वर मिल जाए और उसके बाद विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि कहलाती है, ठीक है ना? अब आप देखिए, जैसे हम दिग्दर्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? दिक प्लस दर्शन, तो एक व्यंजन तो हमें मिल ही गया ना। जबकि स्वर संधि की शर्त क्या है? कि दोनों स्वर होने चाहिए। बताइए समझ में? दोनों स्वर होने चाहिए। स्वर संधि की यही पहचान है। अब सदगति की अगर हम बात करें तो सद, तो द, ये हमें क्या मिल गया? व्यंजन मिल गया ये तो, ठीक। उज्ज्वल की अगर हम बात करें तो उत, पहले ही हमें मिल गया। लेकिन पुस्तकालय की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसमें पुस्तक में भी तो आपको का मिला है। कुछ लोग हमसे ये बात कहने की कोशिश करेंगे कि पुस्तक में हमें का मिला है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब आधा का यानी कि व्यंजन का आधा स्वरूप प्लस स्वर, तब वो जाके पूरा व्यंजन बनता है, ठीक है ना? पूरा व्यंजन अपने स्वरूप में आता है। तो यानी कि इस वाले का के अंदर आपका आ छुपा हुआ है, यानी कि पुस्तक में आ निकल के आ रहा है स्वर, और आलय में तो बड़ा आ हमें दिख ही रहा है इसके अंदर, ठीक है ना? तो बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलके बड़ा आ बना रहे हैं। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। बात आई समझ में? तो यहां पे स्वर संधि है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कल के में भी हमने आपसे पेपर में कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहां पे बताएंगे पुस्तकालय में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है, किस प्रकार की स्वर संधि है, ठीक है? तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे संधियां हैं, समास हैं, ये बिल्कुल से तो ऐसी चीज है कि हर परीक्षा में आती है और अब तो इनके स्तर बहुत ऊपर उठते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, ठीक है ना? गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ठीक, और रेखांकित शब्द क्या है? गगनचुंबी, ठीक है? गगनचुंबी का पहले हम विग्रह करें। समास क्या होता है? संक्षिप्त रूप, और जब हम उसे पुनः विस्तारित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो विग्रह कहलाता है। तो गगनचुंबी का अगर हम विस्तृत रूप अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने
अब इमारत की बात हो रही तो वाली, ठीक है ना, गगन को चूमने वाली। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमें क्या मिला इसके अंदर, इसके अंदर हमें मिल गया कारक चिन्ह। क्लियर है, कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह जब आता है विग्रह करने पर तो वहां पर कौन सा समास होता है, पिछले पेपर में हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बता चुके हैं। तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। बाकी द्विगु समास आपको पता ही है, संख्यावाची होता है पहला पद, कर्मधारय आपको पता है, अव्ययी भाव भी आपको पता है। प्रथम पद अव्यय होता है और कर्मधारय में क्या होता है कि जब अन्य अर्थ ना निकले, प्रथम पद विशेषण हो, ठीक है ना, इस प्रकार के। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यह रेखांकित शब्द आपका है, ठीक है। लिख रहा है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि उपसर्ग है, अव्यय। हमें साफ साफ दिख रहा है कि अपशब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं ये हम आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। कि जब सार्थक शब्द के पहले लग के, सार्थक का मतलब जिससे कोई सही अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, निरर्थक शब्द ना हो कि फिजूल का कोई शब्द है और पता लगा उसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक शब्द में पहले लगा के जब अर्थ परिवर्तन हो जाए, अर्थ में विकार उत्पन्न हो जाए तो उपसर्ग कहलाता है। और कोई शब्द अगर सार्थक शब्द में पीछे लगा के अगर विकार उत्पन्न करता है तो वो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगा है अब शब्द में? उपसर्ग, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? उपसर्ग हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अफसोस में नहीं जा सका, ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इनमें ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं कि अफसोस में नहीं जा सका रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए कि किस प्रकार का अव्यय है। अव्यय हम आपको फिर एक बार बता देते हैं। अव्यय हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो शब्द अव्यय कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि किस प्रकार का अव्यय। अब अव्यय के भी प्रकार होते हैं, उनमें पूछ रहा है कि अफसोस में नहीं जा सका, ठीक है ना। तो अफसोस किस प्रकार का अव्यय है। अब आप देखिए संबोधन सूचक क्या होते हैं, हे, अरे, ये सब संबोधन होते हैं, ठीक है ना। आश्चर्य के लिए अलग प्रकार के होते हैं, हर्ष के लिए अलग प्रकार के होते हैं जब खुशी जाहिर करने की बात होती है। लेकिन अफसोस कब जाहिर किया जाता है? जब हम किसी चीज से दुखी होते हैं, जब हम शोकाकुल होते हैं। क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शोक सूचक अव्यय। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में आपको नहीं होगा। तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक। और तत्सम शब्द क्या होते हैं यह भी हम आपको बता चुके हैं पिछले पेपर में कि जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, ठीक है ना, जो शुद्ध शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं और उनका बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि एक हुआ आपका तत्सम, ठीक है ना, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप बिगड़ता 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 बन गया, क्या बन गया जाके? तद्भव, ठीक। लेकिन इस यात्रा में शब्द के बीच में भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? वो इस पॉइंट पर आकर कहलाते हैं अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम कहलाते हैं। बात क्लियर? जैसे इस चीज को समझ लीजिए, मान लीजिए एक शब्द है वत्स, यह है तत्सम शब्द है आपका, ठीक। अब यह बिगड़ने लगा धीरे धीरे वत्स, और बिगड़ते बिगड़ते जब ये बीच में पहुंचा तो यह बन गया जाके बच्चा, ठीक है। और फिर ये और बिगड़ा जाके अपने पूर्ण रूप में आया बिगड़ने के, तब ये आगे जाके क्या बन गया? बच्चा। बताइए समझ में। तो वत्स क्या हो गया? तत्सम। बच्चा क्या हो गया? तद्भव। क्योंकि वत्स बिगड़ा तो बना क्या? बच्चा। लेकिन वत्स से बच्चा तक की यात्रा में बीच में ये बच्चा भी बन गया, तो ये क्या कहला गया? ये अर्ध तत्सम कहला गया।
तो अर्ध तत्सम भी आप लोगों को समझने चाहिए, इन पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, यानी कि जो शुद्ध शब्द हो। ठीक है, तो कोयल है जैसे, तो कोयल का तो कोकिल होता है तत्सम, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। ठीक है ना। लाख की बात अगर हम करें तो लाख का लक्ष्य होता है। हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं तो उसमें लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है, लाख का महल होता है, उसे लाक्षागृह बोलते हैं। ठीक है ना। भीतर की अगर हम बात करें तो भीतर तो तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? अभ्यंतर। ठीक है ना, इसका तत्सम भीतर का तत्सम हो गया अभ्यंतर। अब बचा क्या? कुक्कुर। बताइए नहीं समझ में। तो कुक्कुर क्या है? ये कुत्ता का तत्सम है। ठीक है ना, कुक्कुर तत्सम है और कुत्ता क्या है? ये तद्भव है। ठीक है। अब आप कहें कि शुद्ध रूप श्वान भी होता है, तो श्वान कुत्ता का पर्यायवाची है। तत्सम और तद्भव और पर्यायवाची में फर्क समझ लीजिए कि एक संस्कृत निष्ठ शब्द जो बिगड़ बिगड़ के अपने स्वरूप को परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना, तो वो होता है तत्सम का तद्भव। और एक शब्द जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, कई सारे नाम होते हैं, वो होते हैं पर्यायवाची। फर्क समझिएगा दोनों में। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तद्भव शब्द को पहचानिए, यानी कि बिगड़े हुए स्वरूप को पहचानना है अब की बार। ठीक है ना। आलस, अंधकार, कुष्ठ, उल्लास। ठीक है। कौन सा इसमें संस्कृत निष्ठ शब्द कौन कौन से हैं और बिगड़ा हुआ शब्द कौन सा है, ये आपको देखना है। तो देखिए, कुष्ठ की अगर हम बात करें तो ये तो संस्कृत निष्ठ शब्द हो गया, क्योंकि इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? इसका बिगड़ा हुआ रूप तो है कोढ़। ठीक है ना। अंधकार की अगर हम बात करें तो अंधकार शुद्ध शब्द है, अंधेरा होता है वैसे तो, जो बिगड़ा हुआ शब्द है। हम लोग नॉर्मली ये तो इस्तेमाल नहीं करते ना कि अंधकार हो गया है, शाम हो गई अंधकार हो गया, ये कहते हैं शाम हो गई अंधेरा हो गया। ठीक है ना। तो अंधेरा बिगड़ा हुआ शब्द है और अंधकार शुद्ध शब्द है। उल्लास, उल्लास का बिगड़ा हुआ शब्द क्या है? बहुत पूछा जाता है पेपर में, हुलास। ठीक है ना। लेकिन आलस, ठीक है ना, आलस जो लिखा हुआ है, हम लोग नॉर्मली बोलते तो यही है कि आलस आ रहा है, लेकिन शुद्ध शब्द इसका क्या होता है? इसका शुद्ध होता है आलस्य। ठीक है ना। बात आई समझ में? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, ज्यादातर तो निकल आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम, देखिए अर्ध तत्सम आ गया, अर्ध तत्सम आ गया, शब्द को पहचानिए। अब जैसे रात्रि है तो रात्रि तत्सम है और तद्भव इसका क्या होता है? रात हो जाता है। ठीक है। बच्चा क्या है? तद्भव है और इसका वो क्या हो जाता है? तत्सम, वत्स हो जाता है। कान क्या है? तद्भव है और इसका कर्ण हो जाता है तत्सम। अब बात आई दई की। ठीक है ना। ये दई क्या है? दई की बात आई। देखिएगा कि एक शब्द था दधी। ठीक है ना। ये बिगड़ना शुरू हुआ तो ये बना जाके क्या? दई। और ये फिर आगे जाके कैसा बिगड़ा? दही हो गया। क्लियर हो गई ना बात? यानी कि दही क्या है? तद्भव है। दधी क्या है? इसका तत्सम है। और दधी से दही की यात्रा में बीच में ये दही भी कहलाया, तो ये क्या हो गया? ये अर्ध तत्सम हो गया। क्लियर हो गई ना बात? तो ये होते हैं अर्ध तत्सम,
जब तत्सम से तद्भव की यात्रा के बीच में उन्हें जो अन्य नाम मिलते हैं, अन्य बिगड़े हुए स्वरूप मिलते हैं, वो अर्ध तत्सम होते हैं। बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते चलिएगा। हम आपसे बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप ये प्रश्न पत्र केवल हमारे चैनल पर सॉल्व ही कर लेंगे, उससे आप ये समझ जाएंगे कि आप हिंदी में कितनी चीजें जानने लगे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती तब भी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी शब्द को पहचानिए। ठीक है ना। विदेशी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इस तरीके के वर्गीकरण होते हैं शब्दों के। ठीक, तो हमें पता है कि अचल हिंदी शब्द है, छाता हमारा हिंदी शब्द है, आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य। इस तरीके से अगर भेद के हिसाब से ही जानना है तो समझ लिया आश्चर्य क्या हो गया, आश्चर्य हो गया तत्सम। ठीक है, इसका अचरज होता है तद्भव। ठीक है, अचल क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। ठीक है, छाता क्या हो गया, ये भी तद्भव हो गया। तो अब बचा क्या, ग्लास, और हमें पता है कि ये अंग्रेजी शब्द है, यानी कि ये विदेशी शब्द हो गया हमारे लिए। बात क्लियर हो गई ना। चलिए निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ठीक, तो देखिए आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। अनुशासन क्या, अनुशासन एक भाव है। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अनुशासन संज्ञा हो जाएगी। बाकी आसमानी और पाश्चात्य ये विशेषण हो जाएंगे, नियमित भी विशेषण हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर नियमित आता है तो क्या हुआ, उसकी विशेषता हमने बता दी। आसमानी रंग की शर्ट पहने हैं, पाश्चात्य सभ्यता, तो ये क्या है, सभ्यता की विशेषता हो, तो ये विशेषण हो जाएंगे। अनुशासन अपना क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई भी चीज बताने की नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। देखिए क्लियर बिल्कुल है, जब प्रश्न की बात होती है तो प्रश्नवाचक हो जाता है, जहां निश्चितता का बोध होता है निश्चित हो जाता है, संबंध का बोध होता है संबंधवाचक हो जाता है। ज्यादा कुछ डीप करनी नहीं है। और आप का मतलब क्या हुआ, आप स्वयं के लिए प्रयोग होता है शब्द। ठीक है ना, आप स्वयं के लिए प्रयोग होता है शब्द, तो स्वयं के लिए क्या हो जाएगा, निजवाचक। ठीक है ना, निजवाचक सर्वनाम यहां पर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विशेषण शब्द को पहचानिए। ठीक, विशेषण शब्द को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। ठीक है, तो ये क्या है सब, मजहब क्या है, पीड़ा क्या है, अज्ञान क्या है। ठीक है, किसी का धर्म, किसी का मजहब, ये क्या है, ये संज्ञाएं हैं। पीड़ा क्या है, ये भावना है। ठीक, लेकिन नैतिक क्या है, नैतिक क्या है, नैतिक आचरण, आचरण की विशेषता बता रहा वो शब्द है नैतिक। ठीक है, आचरण की विशेषता बताने वाला शब्द हो गया नैतिक। बाकी शब्दों का हम विशेषण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी की तारीफ करने में हम इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब तो ये नैतिक शब्द हो गया आपका विशेषण, इसमें भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे से शब्दों का अगर हम वाक्यों में प्रयोग करने लगते हैं तो हमारे आंसर हिंदी में अपने आप निकलने लगते हैं। ठीक, चलिए देखिए, धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है, तो पहली बात तो हम एक चीज देख रहे हैं कि धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे पे हमारा जोर ज्यादा जा रहा है, यानी कि ये विशेषता बता रहा है। तेज चलना, धीरे धीरे चलना, है ना, ये चीज है। लेकिन ये विशेषता बता किसकी रहा है, धीरे धीरे ये हो तो गया विशेषण मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन ये विशेषता किसकी बता रहा, लिखने की विशेषता बता रहा है। और लिखना क्या है, लिखना क्या है, लिखना है क्रिया। तो जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। बताइए ना समझ में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन सब की आप लोगों को परिभाषाएं पता है, लेकिन क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें तो उसमें और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है ना। इसके लिए हमें काफी डीप में जाना पड़ेगा। आगे देखें,
वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन बात भी बहुत करता है व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द हो गया आपका लेकिन। ठीक है, अब लेकिन क्या किसी क्रिया की विशेषता बता रहा? तो नहीं बता रहा। ठीक है ना। क्या लेकिन संज्ञा के बदले में बोला जा रहा? नहीं बोला जा रहा। क्या लेकिन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है? नहीं है। तो लेकिन क्या हो गया? अव्यय हो गया। दूसरी चीज, ये लेकिन शब्द ऐसा है जिसमें हम किसी भी प्रकार से लिंग, वचन, कारक इत्यादि के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। और जब हम नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा आपका अव्यय। क्लियर हो गई ना बात? कई बार हम इस चीज को, अव्यय को और निपात को, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। अगला देखें, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। यह है शब्द, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए ही। अब देखिए, हम बोल सकते थे रविवार है वह घर पर रहेगा, यह भी हम बोल सकते थे। और रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रविवार है वह घर पर रहेगा, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, दोनों चीजों का एक ही मतलब तो हुआ। लेकिन हमने ही क्यों लगाया? ही इसलिए लगाया कि हम अपनी बात पे जोर दे सकें कि घर पर ही रहेगा। बताइए ना समझ में? आपसे कोई पूछे कि रविवार है घर पर रहोगे, तो अगर आप चाहोगे कि यार ये आदमी कहीं रविवार को डिस्टर्ब ना करने लगे और चलिए अपना दोस्त इससे झूठ नहीं बोलना है, तो हाँ हम घर पर रहेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप चाहते हो कि वो संडे को आपके घर आए आपसे मिलने, तो आप क्या कहोगे? हाँ हाँ रविवार है मैं घर पर ही रहूंगा या घर पर ही रहूंगी। ठीक है, जोर देके कहोगे कि सामने वाला एकदम एश्योर हो जाए इस चीज को लेकर, एकदम आश्वस्त हो जाए इस चीज को लेकर कि नहीं यार ये बंदा हमें संडे को घर पे ही मिलना है ना। तो आप सारी संभावनाएं ना रहने की खत्म कर दोगे कि मैं घर पर ही रहूंगा। यानी कि अपनी बात की स्पष्टता में जोर देने के लिए एक अनावश्यक शब्द को आपने जोड़ दिया जो केवल आपकी बात को और मजबूती से रख सकता है। वो क्या कहलाता है? वो शब्द निपात कहलाता है ही। इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बस ये आपके भाव को थोड़ा और मजबूत कर सकता है, इसलिए आपने इसे लगाया। और ऐसे शब्द जिनकी आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन कहे गए वाक्य के भाव को और सशक्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, वो निपात कहलाते हैं। क्लियर हो गई ना बात? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, निपात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि व्योम भी है, गगन भी है, नभ भी है, लेकिन रसाल नहीं है। आकाश का रसाल किसका है? रसाल हो जाता है आम का पर्यायवाची हो जाता है रसाल। क्लियर हो गई ना बात आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। संतोष महाधन है। बिल्कुल सही बात है कि संतोष महाधन है। ठीक, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? रेखांकित शब्द क्या है? संतोष। ठीक है, आजकल तो विनोद चल रहा है बहुत ज्यादा, देख रहा है ना विनोद, है ना लेकिन यहां पे संतोष की बात करते हैं। 2018 में संतोष थे, 2022 में विनोद हैं, है ना। तो देखिएगा, और लेकिन विनोद के अगर अर्थ में जाएंगे तभी क्या है? विनोद वाकई में महाधन है। विनोद का मतलब क्या होता है? आनंद होता है विनोद का मतलब। तो आनंदित रहिएगा, तभी तो सारे जो परीक्षाएं आप देंगे उनमें मतलब टेंशन फ्री होकर आप शामिल हो पाएंगे उसके अंदर। तो विनोद महाधन है, ये पक्की बात है। और संतोष महाधन है, लेकिन विद्यार्थी के लिए संतोष महाधन नहीं है। आज वीडियो का पेपर दीजिए, लेखपाल का पेपर दीजिए, उसके बाद जब उसमें सिलेक्ट हो जाइए फिर संतुष्ट हो जाओगे कि नहीं यार अब तो ठीक है, सब ओके है यार, नौकरी लग गई सरकारी ना, फिर उसके आगे बढ़िए, पीसीएस का दीजिए, टाइम पे पीसीएस हो जाए, आईएएस का दीजिए। संतुष्ट नहीं होना है इसके अंदर। चलिए खैर, जो आदर्शवादिता है उसकी बात करते हैं कि संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? सटीक विलोम की बात कर दी है, आप देखिएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। संतोष का सब लोग जानते हैं, संतोष होता है, तो ये तो हमारा आंसर ही हो गया। असहयोग है तो आ लगा दिया, असहयोग हो गया। हटा दो तो इसका विलोम सहयोग हो जाएगा। अस्वीकार का स्वीकार हो जाएगा। और असार का क्या हो जाएगा? असार का विलोम हो जाएगा सार गर्भित। सार गर्भित। अब ऑप्शन में मान लीजिए आपको केवल सार दे दे तो वो भी ठीक है, ठीक है।
और सार गर्भित। असार का मतलब जिसका कोई सार ना हो, ठीक है ना, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान, ठीक है ना। थोड़ा सा यह प्रश्न विवादित रहा था उस समय पर, लेकिन चलिए खैर। न्याय अन्याय क्या हो गया? विलोम हो गए। मान अपमान विलोम हो गए। बात आई इन दोनों की। धरा पृथ्वी, अचल अचला, ये देखिएगा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, बात आई समझ में। लेकिन अचल अचला क्या करता है? इन दोनों के अर्थ सेम निकल जाते हैं। अचल का मतलब है स्थिर और अचला हो गई पृथ्वी, पृथ्वी भी स्थिर है। तो ये आंसर मान लिया था आयोग ने, ठीक है। और धरा और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची हैं, और आयोग ने आंसर क्यों माना ये हम क्लियर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन बस यही चीज है कि धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है और अचल और अचला, अचल होता है स्थिर और पृथ्वी चूंकि स्थिर है इसलिए इसे अचला बोल दिया, ठीक है। अब भूगोल की बात मत करना, साइंस की बात मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरों की बातों में दखल देना बहुत ही आसान है। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए कौन सा शब्द आता है हमारा? हस्तक्षेप आता है। कहता है हमारी चीज में हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरफियर बोलते हैं, है ना, कि हमारी बातों में हस्तक्षेप मत करो। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं, हमसे हस्तक्षेप मत करो। बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत आसान शब्द है। दूरदर्शी का मतलब क्या हो गया? कि जो दूर की सोच लेता है। आज हम 5,000 रुपए इस कोई भी योजना आएगी, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई बैंक है, कोई LIC किसी में लगाएंगे और ये 5 साल बाद 5 लाख रुपए हो जाएंगे, 10 लाख। दूर की सोचने वाला। आज हम किसी चीज में इतना इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे चल के इतना कमाएंगे। आज हम इतने इतने घंटे की मेहनत करेंगे, आगे चल के हम IAS बन जाएंगे। दूर की सोचने वाला, ठीक है ना, तो वो होता है दूरदर्शी हो जाता है। आक्षेप का मतलब क्या होता है? आरोप, ठीक है ना। आक्षेप का मतलब आरोप होता है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगाओ, ठीक। कि आप परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुए और उसके बाद आप छोटी बहन पे आरोप लगा दो कि तुम चिल्ला चिल्ला के खेलती हो, टीवी चलाती हो, इसलिए हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो क्या छोटी बहन पे आक्षेप हो जाएगा। बात आई ना समझ में? ये चीज हो जाएगी। उपकारी, आप जानते हैं जो उपकार करता है वो उपकारी होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? के निकट, ठीक है। के निकट की बात हो रही है। तो निकट का मतलब क्या होता है? जब संबंध स्थापित होता है तो संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जैसे किंतु हैं और हैं, इस तरीके के हैं, तो वो समुच्चय बोधक हो जाते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्यों का आपस में संबंध स्थापित कर देते हैं। बात आई ना समझ में? और ये संबंध सूचक क्या होते हैं? कि ये संज्ञा के बाद उपस्थित होते हैं आके, ठीक है ना। ये संज्ञा के बाद उपस्थित होते हैं और उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं कि मुंबई के निकट पूना है, ये विशेषता बताने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? समुच्चय बोधक में क्या होता है कि बस एक जोड़ने वाला शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़ देगा। क्लियर हो गई ना बात? कोई उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा सर्वनाम आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। आगे देखिएगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या है? ये के लिए। अब देखिए, विशेषण नहीं हो सकता, ये सर्वनाम नहीं हो सकता, संज्ञा नहीं हो सकता है, इसलिए परसर्ग हो सकता है। पहली चीज तो ये, यानी कि पेपर में गलत तो कोई नहीं करने वाला है क्वेश्चन। बात क्लियर? क्योंकि विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, तो परसर्ग है। सीधा सा आंसर हो गया आपका ये। लेकिन अब परसर्ग है क्या? सीधे शब्दों में एक लाइन में समझ लीजिए कि जो कारक चिन्हों के अंतर्गत कारक के जो चिन्ह होते हैं, जब वो होते तो उन्हें हम परसर्ग बोल देते हैं, ठीक है ना। को, के लिए, ठीक है ना, मैं, पर, इस तरीके से जो भी होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं बिल्कुल सही है, किताब किताबें बिल्कुल सही है, घोड़ा का घोड़े बिल्कुल सही है, सखी का सखियां ये भी सही है ना। देखिएगा, सखियां ऐसे नहीं लिखा जाता है। सखी का सखियां होता है, बात सही है, लेकिन सखियां ऐसे थोड़ा ही लिखेंगे। सखियां लिखेंगे इस तरीके से, छोटी की मात्रा आएगी यहां पर, ठीक है ना।
तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसके विलोम शब्द में। अगर हम फ्लो में पढ़ जाएंगे तो लता लताएं, किताब किताब है, घोड़ा घोड़े, सखी सखिया, चारों सही है, क्वेश्चन गलत है, इस तरीके का बोलने लगेंगे। लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धि है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान है। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन कर्मवाच्य हो गया, कर्ता के अनुसार कर्तवाच्य हो गया, भाव के अनुसार भाववाच्य हो गया, प्रश्न के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हमारा आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में पूरा डिटेल हम आपको बता चुके हैं वाच्य के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। बहुत ही 2 कौड़ी का क्वेश्चन, कोई भी गलत नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, मां बच्चे को पढ़ा रही है। अब ये भी क्वेश्चन अगर हमें डिटेल में समझाना पड़ा तो लानत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो तू का सही बहुवचन देखिए, हम और ये लोग तो 1 सेकंड में हटा देंगे लोग। ठीक, ना हम हो सकता है ना ये लोग हो सकता है। अब हो क्या सकता है? आप लोग के तुम लोग, इसमें भीषण कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन ज्यादातर लोग तुम लोग के साथ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे तू है तो कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, क्योंकि परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में जो एक प्रेशर होता है वो अलग तरीके से दिमाग को काम करने के लिए मजबूर करता है। तो कंफ्यूजन आप लोग और तुम लोग में होगा, लेकिन कई सारे लोग आंसर लगाएंगे तुम लोग और ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, लेकिन कुछ लोग आप लोग भी लगा देंगे। तो इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है आप लोग की, क्योंकि आप लोग केवल आदर सूचक शब्द है। ठीक है ना, तू का सही बहुवचन केवल तुम लोग ही होगा। क्लियर हो गई ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय, ये कल हम आप लोगों को बता चुके थे, मतलब पिछले पेपर में हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना, कि इसलिए और क्योंकि ये सब जब आते हैं तो वहां पर किस समुच्चय बोधक शब्द जब जुड़ते हैं तो किस वाक्य में जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक, संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है, उपवाक्य साधारण वाक्य पर आधारित होता है। ठीक, लेकिन संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि दोनों स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। आगे देख लेते हैं। एक होता है विधान वाक्य। विधान वाक्य क्या होता है कि जिसमें किसी काम का होना समझ में आता है, कि कोई विधान कंप्लीट हो रहा है, वो विधान वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। अब बच्चे खेल रहे हैं क्या प्रश्नवाचक है? 1 सेकंड में हटा दिया जाएगा। निषेधात्मक है? बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज को मना तो किया नहीं जा रहा। आज्ञावाचक है क्या? आज्ञा दी जा रही, किसी को नहीं दी जा रही, और काम हो रहा, कंप्लीट हो रहा, तो ये विधान वाक्य हो जाएगा आपका। बात क्लियर हो गई ना कि ये विधान वाक्य। देखिए, वाक्यों के प्रकार हमें बड़े अच्छे से सीखने और समझने चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है, भीषण कंफ्यूजन होता है इनके अंदर, वाक्यों के अंदर, है ना। थोड़ा सा आप लोग हमें समय दें। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश बताना है कि अशुद्ध अंश क्या होगा। ठीक है ना, तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको है कि मुझे गलत लिखा है, पढ़ाना गलत लिखा कि है गलत लिखा। वाक्य संबंधी अशुद्धि में अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और जो आंसर लगा के आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल होता है उनके अंदर और वो अपना आंसर गलत करके आते हैं। जब घर पे आते हैं तब छोटी छोटी चीजें उठा के देखते हैं, ओ ये गलत, ओ ये गलत, ये सब होता है ना।
तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन अगर आपके गलत है ना, तो उसमें से 7 क्वेश्चन तो आपके ओ ये गलत वाले ही निकल जाते हैं। ठीक, समझिएगा। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें गलत अंश हमें बताना चाहिए। तो ये तुमको जो है ना, ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा, तुम्हें। ठीक, तुम्हें आएगा यहां पे। तो ये आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे बाहर जाना है, ठीक है, और रेखांकित चिन्ह को पहचानना। चिन्ह, ये चिन्ह, ये क्या है, ये है चिन्ह की भी बहुत जानकारी। आप लोग एक चीज देख रहे होंगे वीडियो एग्जाम के हिंदी के पेपर में कि हिंदी कोई आसान नहीं आ रही है, कोई बहुत सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है, पूरी हिंदी है, जितना है सब कुछ उठा के उसने रख दिया है आपके सामने। तो इसे हिंदी को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, देखिए कि ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये है पूर्ण विराम। जब आपकी बात समाप्त हो जाती है तब वो पूर्ण विराम वहां पे लगा दिया जाता है, तो ये होता है पूर्ण विराम, सब लोग जानते हैं। अल्प विराम क्या होता है, कॉमा होता है अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हम जानते हैं, ये होता है। लाघव चिन्ह में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लाघव चिन्ह क्या होता है, ठीक है ना। तो लाघव चिन्ह इस तरीके से होता है, जैसे हम लिखते हैं ए ओ ह्यूम, ठीक है, जैसे हमने लिखा ए ओ ह्यूम। इस तरीके से लिख देते हैं ए ओ ह्यूम। तो इसमें आप लोग जो ये जीरो जो देख रहे हैं, ये हिस्सा ए का मतलब क्या है, एलन, ओ का मतलब ऑक्टेवियन, और ह्यूम 1885 में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। हम सभी लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग शॉर्ट में से ए ओ ह्यूम पढ़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर ए ओ ह्यूम ही पढ़ते रहते हैं। हालांकि आवश्यकता भी इससे ऊपर की नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को इसका फुल नेम पता भी होता है, कई किताबों में मिलता भी है, और बहुत साधारण सी बात है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह पता नहीं होता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब अगर हम किसी परीक्षा में किसी जगह पे अगर हमें यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अगर हमें लिखना होगा तो हमें कितना लंबा पड़ेगा, तो हम एलन को ए कर देते हैं, ऑक्टेवियन को ओ कर देते हैं, और ए ओ ह्यूम हम बोल देते हैं। तो जो इन्हें छोटा करने के लिए ये चिन्ह जो हमने लगाया, ठीक है ना, ये चिन्ह जो हमने लगाया, ये ए के आगे एलन का हमने ए करके और ये जो हमने लगा दिया है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने आपसे नहीं डिस्कस करे हैं डिटेल में, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन जिन क्वेश्चंस का बेसिक हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रश्न पत्र में, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मतलब केवल टाइम की बर्बादी है, ये आप लोग भी समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अभी पीछे हम लोग कितने क्वेश्चन इस तरीके करके आए। रेखांकित शब्द का क्या मतलब है, रेखांकित अक्षर का क्या मतलब है ना। जैसे किसी उपवाक्य पद आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक रेखा खींच देते हैं। जब हम लोग पीसीएस मेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को हमारे टीचर जो है वो सिखाते हैं कि जो आप मेन पॉइंट लिखेंगे उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, है ना, या दूसरे कलर से कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसकी आंखों के सामने वो पढ़े जो आपने अच्छी चीज लिखी है, उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अधोरेख। बात क्लियर है ना, अधोरेख। प्रश्नवाचक आपको पता है ये होता है, कोष्टक आपको पता है कई प्रकार के होते हैं, तिर्यक चिन्ह इस तरीके से लगा देते हैं। बात आई नहीं समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये अधोरेख है। अंडरलाइन सब लोग जानते हैं, लेकिन अधोरेख में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंखें खोलने का मतलब आप लोगों को तो पता ही है। आंखें खोलने का मतलब क्या होता है, गलतफहमी दूर कर देना।
ठीक है, हम किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं और फिर कोई हमारा मार्गदर्शन कर दे तो हम कहेंगे ना कि आपने हमारी आंखें खोल दी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये पहला आंसर हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना, बताइए ना समझ में। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। अब जब आग लग गई तो हम कुआं खोद रहे हैं कि उसमें से पानी निकालेंगे, फिर वो पानी निकलेगा, फिर हम आग के ऊपर डालेंगे, फिर आग बुझाएंगे, फिर हम बच जाएंगे, हमारा घर बच जाएगा, है ना। कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि यार वीडियो एग्जाम तो दिसंबर के पहले तो होना ही नहीं है, उसके आगे भी बढ़ सकता है, ऑफिशियल डेट आई नहीं है, बस ये पक्का है कि होना है। तो जब परीक्षा का जब डिक्लेयर हो जाएगी डेट, तब हम पढ़ना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर हम घबराएंगे, अरे यार बताओ इतना बढ़िया मौका था और थोड़ा सा और मिल जाता, 1 महीना और मिल जाता, 15 दिन और मिल जाता, ये सारी बातें होती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कि आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब क्या होता है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है ना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जबकि हमें हर चीज के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्था करके चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं भाई, समंदर में तो पृथ्वी, ग्रह और तारे पाए नहीं जाते। धरती का मतलब तो पृथ्वी होता है, लेकिन धरती पर ग्रह और तारे तो पाए नहीं जाते। ठीक है ना। अंतरिक्ष हमारा आंसर हो जाएगा, बताइए समझ में, अंतरिक्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। व्यावहारिक, अव्यवहारिक, अपोजिट हो गए, विलोम हो गए, शेर, शेरनी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लड़का, लड़के, एक वचन, बहुवचन। पार्वती माहेश्वरी, माहेश्वर, महेश्वर भगवान शिव होते हैं और उनकी पत्नी माहेश्वरी कहलाती हैं, पार्वती जी। ठीक है, तो यही हो गया समानार्थी जोड़ी, यानी कि समान अर्थ निकलता हो। पार्वती भी शिव की पत्नी है, माहेश्वरी भी पार्वती का ही नाम है जो शिव की पत्नी है। समानार्थी जोड़ी की बात हो रही है। चलिए क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ठीक है ना। देखिए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में 3 प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। जयपुरी ये राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। बात आई समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में हिंदी है, झारखंड में हिंदी है, बिहार में हिंदी है, महाराष्ट्र में तो मराठी है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया कि ये राज्य हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले भी आपको बताया, फिर हम आपको बता रहे हैं, लोग घबरा के कर देते हैं, अरे यार हिंदी भाषी राज्य, उत्तर प्रदेश आंसर, किसी की निगाह बिहार पड़ी, बिहार आंसर, किसी की झारखंड पड़ी, झारखंड आंसर। पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नहीं है, यहां लगाए पड़े हैं कि कौन सा राज्य है। तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको लगाने के लिए, जहां नजर पड़ रही वहां, घबराना नहीं है ना। 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 32 सेकंड में कर लेना, 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में दे दो थोड़ा सा। क्लियर हो गई ना बात? चलिए, क्वेश्चन नहीं आता गलत हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना, तब बड़ा कष्ट होता है। देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? अब ये भी बताने की जरूरत है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता थे। ठीक है, हिंदू धर्म का मानक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके रचयिता तुलसीदास जी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट करिए। डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना। प्रदूषण से बचना चाहिए? नहीं। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या है, प्रदूषण एक समस्या है, तो बस बी आंसर हमारा हो गया, पर्यावरण को हानि पहुंचाना। और पर्यावरण को हानि पहुंचाना डिजास्टर हो गया। ठीक है ना, आज की बड़ी समस्या है, डिजास्टर टू एनवायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। इसका आंसर क्या होगा? एजुकेशन इज अवर लाइफ, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। ठीक है ना। इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर 2 पूछे जाएंगे ट्रांसलेशन वाले। जो पिछला पेपर हमने कराया उसमें देखा कि जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया कितना टेक्निकल था।
आपको लग रहा होगा केवल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सीधे सीधे दे, राम खाता है, श्याम खेलता है, इस तरीके का। लेकिन देखा लास्ट क्वेश्चन कितना टेक्निकल था। लोग आज तक कंफ्यूज थे, अरे यार पता नहीं क्या कर दिया आयोग ने, कैसा क्वेश्चन दे दिया, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है ना। तो शिक्षा मनुष्य के जीवन की नींव, मनुष्य जीवन की नींव है। तो इसका क्या हो जाएगा, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अवर लाइफ। ये सीधा सीधा आंसर है आपका, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी टेक्निकल वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाता है आपके लिए पैराग्राफ। कल के पेपर में आपको नहीं मिला था, आज के पेपर में मिला है। तो चूंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो जब भी री एग्ज़ाम होगा, हमने आपको बताया है कि दिसंबर तक तो नहीं होगा, मतलब कम से कम दिसंबर तक तो आपके पास समय है पढ़ने का, लेकिन दिसंबर के बाद कभी भी हो सकता है और फरवरी क्रॉस नहीं करेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। ठीक है ना। और अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। UPSSC तो ऐसा आयोग है जो नोटिस जारी करके आधिकारिक रूप से तारीखें घोषित करता है, उसके बाद उस पर काम नहीं करता है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ये, लेकिन समझ लीजिए कि दिसंबर के पहले तो नहीं होना है एग्जाम, ये पक्की बात है। ठीक। और लेकिन फरवरी से आगे जाएगा नहीं पेपर, हो जाएगा, है ना, देखिएगा। ये है गद्यांश पूरा, पढ़ लेते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया, 4 भागों में बांटा गया है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए, अच्छा, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं, क्या इसमें दिया हुआ है? मतलब ये अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने, तो यहीं पे मिल गया ना, भक्ति काल के कृष्णोपासक सूरदास जी ने, यानी कि भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी और कृष्ण के उपासक हैं। तो ये चीज भी हमें मिल गई। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं, तो भक्ति काल के संत कवि हैं सूरदास जी। ये बात भी क्लियर हो गई। भक्ति काल के बहुत सारे कवि हुए हैं, ठीक है ना, जैसे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मीराबाई, कबीरदास, ये सारे हुए हैं भक्ति काल के। इसी तरीके से आदिकाल के हो जाते हैं, सैरपा हैं, स्वयंभू हैं, शीलभद्र हैं, सूर्य और देवसेन वगैरह, ये सारे हो जाते हैं, है ना। एक वो रीति काल का आ जाता है, बिहारी है, चिंतामणि है, इस तरीके के भूषण वगैरह जो है, भूषण के छंद बहुत फेमस है। अगर समय मिले तो ये हिंदी का इस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, तो आधी चीज़ें तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाती है। आधुनिक काल एक है, पीछे इन्होंने दिया था, ये आधुनिक काल हो गया। तो आधुनिक काल के कवि तो यही हो गए, जितने भी हमारे सारे आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है ना। उनमें हम कह रहे हैं नए कवि भी ले लीजिए, अज्ञेय वगैरह जितने हैं, वात्स्यायन और क्या नाम, बहुत सारे कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन जी भी आप ले सकते हैं, वर्तमान समय में आप कुमार विश्वास वगैरह, ये सब भी आधुनिक काल के कवियों में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इन पे हमें जानकारी अपनी फिक्स रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हैं, हर चीज़ पढ़ने के लिए, पेपर के लिए नहीं, कुछ चीज़ें आनंद के लिए भी देखना चाहिए, सीखने लिए भी देखना चाहिए, है ना। इस प्रकार से जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद की कंकाल तितली, कितनी फेमस रचनाएं हैं जो आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। तो इनकी जानकारी प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों के पास। चलिए, थोड़ा सा पानी पीने का समय दीजिएगा, फिर हम अपने अंतिम चरण में चलते हैं पेपर के। और बस ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अगर थंबनेल के ऊपर वीडियो 2018 लिखा है तो बस ये वीडियो 2018 के लिए, ये पीटी के लिए भी आपका आएगा, जो भी परीक्षा है सबके लिए आएगा, और सारे पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे इस चैनल पर। सारे पेपर आपको इस चैनल पर सॉल्व करवाएंगे, और सारे पेपर डिटेल में, सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो डिटेल में ही सॉल्व करवाएंगे। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है, रमैनी नहीं है। रमैनी के साथ में तीनों हम साथ में पढ़ते हैं ना, साखी और शबद, ठीक है। तो साखी, शबद, रमैनी किसकी है? कबीरदास जी की रचनाएं हैं। बाकी सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, रामलला, नहचू और बहुत सारी हैं, ठीक है ना, ये सब इनकी हैं, सूरदास जी की, ठीक है।
रामलला नहचू सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, बहुत छोटी रचना है लेकिन कन्फ्यूजन है, शायद तुलसीदास जी की है रामलला नहचू। चलिए खैर इस पर ध्यान ना दीजिए, जो चीज़ कन्फ्यूजन में उस पर ध्यान ना दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस, सब पाया जाता है, बस केवल भयानक रस। सूरदास जी ने कभी भी कोई डेंजर वाली चीज़ तो कोई करी नहीं है, किसी डराया हो, धमकाया हो, कोई भी अराजकता इस प्रकार की तो उन्होंने करी नहीं भयानक रस की, ठीक है ना। तो बस केवल भयानक रस उनके उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन की प्रकृति कि आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से लेके रस, छंद, अलंकार सब कुछ वीडियो की परीक्षा में आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, किसी पेपर में किसी सेट में पैराग्राफ आ ही नहीं रहा है, किसी में पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, किसी में हिंदी साहित्य का कुछ भी नहीं आ रहा है, किसी में बोलियां घुसी पड़ी हैं केवल, ठीक है ना। इसमें रचनाकार घुसे पड़े, देखिएगा आधे अधूरे किस विधा की रचना है, ठीक है ना, आधे अधूरे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि है क्या आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी की रचना है, मोहन राकेश, ठीक है। और कभी समय मिले तो इस प्रकार के रचनाकारों की पुस्तकों को खरीदकर उन्हें पढ़ना भी मतलब शुरू करना चाहिए, अच्छा रहता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, ये कई बार टेट में, सुपर टेट में, आरओ एआरओ में और जितनी भी परीक्षाओं में हिंदी में आता है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और ये है क्या, विधा क्या है इसकी, तो इसकी विधा क्या है, नाटक, ठीक है। इनकी और भी पुस्तकें फेमस है, लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है ना, ये कई सारी पुस्तकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयद्रथ वध, बहुत ही मतलब शानदार और बहुत बार पूछी गई रचना, बहुत बार पूछी गई रचना, किसकी रचना है, जयद्रथ वध, ठीक है ना। तो जयद्रथ वध है आपका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गया कि रचना और रचनाकार ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये आपके सिलेबस में है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है ना, छायावादी रचनाकार कौन है, तो छायावादी रचनाकार हैं हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, छायावादी रचनाकार हैं। इसी के साथ हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो हिंदी साहित्य को अभी जब हम लोगों ने पैराग्राफ देखा, अगर पेपर में आप लोग रहे होंगे तो आपने देख लिया होगा और उससे ये आंसर निकल के आ गया होगा अपने आप। मतलब एक क्वेश्चन इतना आसान दे दिया था कि पैराग्राफ में आपका आंसर दिया हुआ है और अंतिम रूप में उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है, 4 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, किस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा वीडियो के साथ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके, उन्हें ये पता लग सके कि कितनी बेहतरीन क्लास यूसीआई के सानिध्य में यहाँ पर चलाई जा रही है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।